नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एज यू लाइक इट का एक्ट वन कंप्लीट डिस्कस कर लिया था और आज हम एक्ट टू की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक्ट बहुत छोटे छोटे रखे गए हैं और एक्ट तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन उसके सीन्स बहुत ही छोटे रखे गए हैं। कुछ सीन्स लंबे हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा वीडियोज़ में ना कवर करते हुए कम वीडियोज़ में ही कवर कर लेंगे। तो अगर मैं देखूँ, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देता हूँ इसके सीन वन का 1 मिनट के अंदर। उसके बाद ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें होता क्या है, बस इसमें ड्यूक सीनियर और आमिन्स की कुछ बातें हैं। ड्यूक सीनियर जो हैं, जो कि जंगल फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे हैं, और एक वो स्पीच देते हैं लोगों को कि भाई जंगल बहुत अच्छा है, राजमहल उतना अच्छा नहीं था जहाँ पर हम रहते थे, हम यहाँ पर हिरण का शिकार करते हैं, यहाँ पर हमको घूमने की आज़ादी है, जनता यहाँ पर आती नहीं है, तो हमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होता नहीं है। हिरण की मौत हो जाती है क्योंकि ड्यूक सीनियर अपने खाने के लिए जंगल में शिकार पर ही तो डिपेंडेंट रहेंगे। तो उसके जो नौकर हैं वो एक हिरण को मार देते हैं, जंगल में कुछ शिकारी हिरण को मार देते हैं। इस पर जो जेक्स है, जो कि उसका एक अटेंडेंट है ड्यूक सीनियर का, वो बड़ा दुखी होता है। तो उसके कुछ सिपह सालार, कुछ नौकर हैं जो जेक्स के बारे में ड्यूक सीनियर को आकर बताते हैं कि वो जेक्स बहुत दुखी था क्योंकि हिरण को मार दिया गया था। हिरण रो रहा था, उसके आंसू झरने में गिर रहे थे, इससे झरने के पानी का लेवल बढ़ रहा था। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कुछ हल्की फुल्की कनेक्टिविटी नहीं रही है, तो इस एक्ट को, इस सीन को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कि डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, ये एक्ट सेकंड का सीन वन है और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की रखी गई है। एंटर करते हैं सबसे पहले ड्यूक सीनियर, आमिन्स और उसके साथ 2 और 3 अदर लॉर्ड्स लाइक फॉरेस्टर्स। तो अब यहाँ पर ड्यूक सीनियर कह रहे हैं, नाउ माई कोमेट्स, मेरे साथियों, एंड ब्रदर्स, मेरे भाइयों, इन एग्जाइल, जो कि मेरे साथ इस वनवास में आए हैं, हैथ नॉट ओल्ड कस्टम मेड दिस लाइफ मोर स्वीट, क्या इन पुराने रीति रिवाजों ने हमारे जीवन को ज़्यादा स्वीट नहीं बना दिया है क्या? देन दैट ऑफ पेंटेड पॉम्प, पॉम्प का मतलब होता है दिखावा, एक्चुअल में ये पूरा वर्ड होता है पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है पॉम्प करते हुए, और पेंटेड का मतलब नकली। इसका मतलब कहा यह जा रहा है कि जब हम राजमहल में रहा करते थे तो हमारा जीवन दिखावटीपन से भरा हुआ था, लेकिन हम जब इस जंगल में आ गए हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन गया है, हम उस नकली दिखावे से दूर हो गए हैं और हमारे जीवन बहुत ही स्वीट और मेलोडियस हो गया है। आर नॉट दीज वुड्स मोर फ्री फ्रॉम पेरिल, पेरिल का मतलब होता है दोस्तों डेंजर, खतरा। क्या ये जो जंगल है ये खतरे से बाहर नहीं है? मतलब ये जंगल खतरों से बहुत ज़्यादा मोर फ्री है, यहाँ पर खतरे बहुत कम हैं। अब कैसे कम है जरा आगे देखते हैं। देन द एनवियस कोर्ट, उस ईर्ष्यालु राज दरबार से, इसका मतलब जब हम राजमहल में रहा करते थे तो हमारे दरबारी काफ़ी ईर्ष्यालु हुआ करते थे। वो एक दूसरे की जेलसी रखते थे, एक दूसरे के विरोध में बोलते थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की ईर्ष्या का भाव है ही नहीं है इस जंगल में, इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। द सीजन्स, अब देखिए यहाँ पर, देखिए हेयर, यहाँ पर फील वी, हम महसूस करते हैं। अब यहाँ पर है क्या दोस्तों, इस वर्ड को आप जरा ध्यान से देखिए जो आने वाला है। नोट, ये जो नोट वर्ड है ना दोस्तों, ये कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में बट लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसका अच्छा मीनिंग बट से ही निकलेगा, लेकिन दोनों मीनिंग हम देख लेंगे। हेयर फील भी, यहाँ महसूस करते हैं। बट द पेनल्टी ऑफ एडम, सिवाय एडम की पेनल्टी के, मतलब जो एडम है, आदम है, गॉड हैं, उनकी पेनल्टी महसूस करते हैं जंगल में हम, इसके अलावा यहाँ पर कोई हमको दुख है ही नहीं है। अब नोट्स अगर इसका मीनिंग कंसिडर करने चलेंगे, हेयर फील वी नोट द पेनल्टी ऑफ एडम, कि यहाँ हम पेनल्टी जो है एडम की पेनल्टी का महसूस नहीं करते हैं, हमको एडम की पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ता है, तो इसके आगे की लिखी हुई लाइन गलत हो जाएंगी, इसलिए हम इसको बट से ही ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो हम यहाँ पर महसूस करते हैं केवल एडम की पेनल्टी को। द सीजन्स डिफरेंस, यहाँ पर केवल मौसम की डिफरेंस यानी उदासीनता है, यानी मौसम यहाँ पर क्या है, थोड़ा कठोर है। एज द आईसी डंक, फेंग, फेंग का मतलब होता है डंक, क्या मतलब, यहाँ पर केवल बर्फीली डंक हैं, बर्फीली हवाएं जो हैं कठोर हैं, जो डंक मारती हैं। एंड कर्लिश, और जो कठोर, चाइडिंग, फटकार ऑफ द विंटर्स विंड, मतलब हवाएं, जो ठंड की जो हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, इस जंगल में बहुत ठंड लगाती हैं और हम उसकी वजह से ठंड में थोड़ा सा श्रिंक हो जाते हैं, कुकुड़ जाते हैं। विच, अब यही तो वो समस्याएं हैं जंगल की जो कि राजमहल में नहीं थी, लेकिन राजमहल में लोग ईर्ष्यालु हुआ करते थे, जंगल में लोग ईर्ष्यालु नहीं हैं। इसका मतलब जंगल का जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा है बजाय राजमहल के। आगे कहता है विच वैन इट बाइट्स, अब इट कौन है, ये हवा है।
जब ये हवा चलती है तो ऐसा लगता है काटती है, एंड ब्लोज अपॉन माई बॉडी, और मेरी बॉडी के ऊपर बहती है। तो उसमें एक चीज कहा गया है कि हवा क्या है, हवा ठंड का एहसास कराती है। किसको? ड्यूक सीनियर को। इवन टिल आई श्रिंक विद कोल्ड, और ये हवा कब तक चलती है मित्रों? ये तब तक चलती है जब तक कि मैं सिकुड़ ना जाऊं। किसके मारे? ठंड के मारे। आई स्माइल, मैं हंसता हूँ, एंड से, और कहता हूँ, दिस इज नो फ्लैटरी, ये कोई चापलूसी नहीं है। ये कोट इंपॉर्टेंट है मित्रों कि दिस इज नो फ्लैटरी, ये किसने कहा? ये ड्यूक सीनियर ने कहा था। दूसरा कब कहा था? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जब ड्यूक सीनियर को ड्यूक फेडरिक के द्वारा देश से निकाल दिया गया था, तब वो जंगल में चले गए थे, और तब उन्होंने ये बात कही थी कि दिस इज नो फ्लैटरी, दीज आर काउंसलर्स। ये जो हवाएं हैं, ये दीज आया है विंड्स के लिए, ये जो हवाएं हैं आर काउंसलर्स, सलाहकार हैं। आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जंगल में कौन सलाहकार के तौर पर, कौन सी ऐसी नेचुरल एलिमेंट है जो कि सलाहकार काउंसलर के तौर पर काम करती है ड्यूक सीनियर के लिए? तो वो है विंड्स। दैट, और ये हवाएं, दैट फीलिंगली, जो कि महसूस कराती हैं, परसुएड, हमको मनाती हैं, हमको बताती हैं, व्हाट आई एम, आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। स्वीट, स्वीट का मतलब होता है बेनिफिशियल, आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब बदनसीबी, कि बदनसीबी के यूजेस भी बेनिफिशियल होते हैं। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे समय में भी अच्छा प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसके लिए अपनी सारी यादें स्वीट होती हैं, लेकिन जो अच्छे समय को भी बुरा मानकर रोता रहता है, उसके लिए तो फिर अच्छा समय कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब एडवर्सिटी जब आती है, बदनसीबी आती है, तो जो लोग इस एडवर्सिटी का यूज़ करते हैं, उनके लिए ये एडवर्सिटी भी क्या होती है? बेनिफिशियल होती है। विच लाइक द टोड, जो कि एक मेंढक की तरह है, अगली, भद्दी है, एंड वेनोमस, और जहरीली है। वियर्स, ये मेंढक क्या करता है? वियर करता है, धारण करता है, येट ए प्रीशियस ज्वेल, एक ज्वेलरी, इन हिज हेड, अपने माथे में। आपने कभी देखे हैं मेंढक? खूब देखे होंगे, बरसात के मौसम में खूब टर्र टर्र करते हुए निकलते हैं। क्या कभी किसी मेंढक के माथे पर ज्वेलरी देखी है क्या आपने? नहीं देखी, बस कंपैरिजन की गई है। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जानवर है, क्रीचर है, जिसके माथे पर ज्वेल होने का इंडिकेशन शेक्सपियर ने किया है? तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन देगा, और आपको उस समय मेंढक यानी टोड, ये आपको ऑप्शन में करना है। आगे बात आगे बढ़ती है धीरे धीरे। एंड दिस आवर लाइफ, और ये जो हमारा जीवन है, एग्जेम्प्ट, मुक्त है, फ्री है, फ्रॉम पब्लिक हॉन्ट, आम तौर के लोगों के घूमने से। इसका मतलब ये जंगल में आम लोग घूमने नहीं आते हैं। जब हम राजमहल में रहा करते थे तो लोग हमारे पास घूमने आते थे। फाइंड्स, हम यहाँ पाते हैं, यानी फाइंड्स मतलब वी गेट, हम यहाँ पाते हैं। टंग्स यानी आवाज़ें, किसकी आवाज़ें? इन ट्रीज, पेड़ों में। यहाँ वॉइसेस का मतलब मैन से नहीं है दोस्तों, या वॉइसेस का मतलब केवल आवाज़ें, वही आवाज़ें जो जंगल की आवाज़ें हैं। तो यहाँ हम जंगल की आवाज़ें पाते हैं। और इसके साथ साथ बुक्स इन रनिंग ब्रुक्स, बुक्स यानी थोड़ा ज्ञान पाते हैं। कहाँ पर? ब्रुक्स में, झरनों में। इसके अलावा सरमन्स इन स्टोन्स, पत्थरों पर लिखे हुए हमको उपदेश मिलते हैं। एंड गुड्स इन एवरीथिंग, और हर चीज़ में हमको अच्छाई मिलती है। तो आपसे पूछेंगे जंगल में क्या क्या मिलता है? जंगल में मिलता है टंग्स इन ट्रीज, ठीक है। जंगल में मिलता है ब्रुक्स इन द रनिंग ब्रुक्स, जंगल में मिलते हैं सरमन्स इन द स्टोन्स, और कोई एक चौथा ऑप्शन डाल देगा जो जंगल में नहीं मिलता है, और यही आपका डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बन गया। तो आप तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बात करते हैं। ये कहता है कि आई वुड नॉट चेंज इट, मैं इसको बदलना नहीं चाहूँगा। आई थिंक आपके सारे ही क्वेश्चन इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। एक एक पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं कि ज्वेल कौन धारण करता है? टोड धारण करता है। जंगल में क्या क्या मिलता है? ये सारी बात। किसने कहा कि दिस इज़ नो फ्लैटरी? ये सारी बात। और जंगल में कौन सी चीज़ ऐसी है जो परेशान करती है? विंटर की हवा परेशान करती है। इस सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आमीन्स, जो उसके सिपह सालार हैं, जो उसके नौकर हैं, वो कहते हैं हैप्पी इज़ योर ग्रेस, आप बहुत अच्छे हैं महाराज। दैट कैन ट्रांसलेट द स्टबननेस, स्टबननेस का मतलब कठोरता, हार्डशिप्स ऑफ फॉर्च्यून, इनटू सो क्वाइट, इतना शांत, एंड सो स्वीट ए स्टाइल, ए स्टाइल मतलब इस तरीके से, इन दिस मैनर। आमीन्स कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं महाराज, जो ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो परिवर्तित कर सकते हैं इस कठोरता को। किसकी कठोरता? भाग्य की कठोरता को। इनटू सो क्वाइट, इतने शांत तरीके से, इतने शांत तरीके से, इतने शांत मैनर में, अंदाज में, यानी आप कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना देते हैं। इस पर ड्यूक कहते हैं कम आइए। अब ड्यूक को लगी है ये भूख, अब ड्यूक ड्यूक को थोड़ी भूख लगी है ये, तो ड्यूक कहता है कम आओ, शैल वी गो एंड किल अस वेनिसन, चलो हम चलते हैं और हमारे लिए एक वेनिसन, एक हिरण का शिकार
वेनिसन कौन होता है? हिरण। आगे एक वर्ड और आएगा हिरण के लिए, स्टैग। ठीक है, तो वहाँ भी हम देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा सिनोनिम्स की नॉलेज भी हो जाएगी इससे। तो ड्यूक कहते हैं कि चलो आओ, हाँ, एक हिरण का शिकार करके लाते हैं। क्यों? क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। अब जंगलों में कोई रसगुल्ला, सोन पापड़ी तो मिलेगी नहीं, तो वहाँ तो सिर्फ जानवर ही मिलेंगे, जानवरों का ही शिकार करना है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि वेनिसन के शिकार की पेशकश किसने की थी? तो ड्यूक सीनियर ने की थी। और आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो पहला ऑप्शन होगा ड्यूक फ्रेडरिक। तो ध्यान रखना, उसमें ड्यूक फ्रेडरिक छोटा भाई है, उसने नहीं की थी, वो तो राजमहल में था। बड़ा भाई जो ड्यूक सीनियर सीनियर है, जिसको देश से निकाल दिया गया था, उसने इसकी पेशकश की थी। तो कहते हैं ड्यूक सीनियर, आइए चलो हमारे लिए एक हिरण का शिकार करते हैं। यट हालांकि इट इरिक्स मी, ये मुझे दुखी करता है। क्या? हिरण को मारना। द पुअर, वो बेचारा, ड्रैपल्ड, धारीदार, फूल्स, इनोसेंट, बेचारे उस गरीब धारीदार, बेचारे उस निर्दयी, वो निर्जीव, निर्जीव नहीं, क्या बोलते हैं, निर्मम, जिसको इनोसेंट बोलते हैं, है ना, बेचारे उस जानवर को हत्या करना मुझे बड़ा बुरा लगता है। बीइंग नेटिव, जो कि यहीं के बर्गलर्स रहने वाले हैं। अब नेटिव मतलब जो नेशन, इसी नेशन के हैं, इस जंगल के रहने वाले हैं, उनको मारना मुझे बहुत बुरा लगता है। ऑफ दिस डेजर्ट सिटी, इस एकाकी शहर के। अब आपको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन को क्या कहा गया है ड्यूक सीनियर के द्वारा? डेजर्ट सिटी। आपसे पूछेगा, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है कि किसने डेजर्ट सिटी नाम की फ्रेज का उल्लेख किया था, तो ध्यान रखना ड्यूक सीनियर, क्योंकि ड्यूक सीनियर ने कहा इस डेजर्ट सिटी में बेचारों को मारना मुझे बहुत बुरा लगता है। और क्या करें, पापी पेट का सवाल है भाई, मारना तो पड़ेगा। शुड इन देयर ओन कन्फाइंस, ये बेचारे जो हैं अपने खुद के कन्फाइंस, अपने खुद के घरों में रहते हैं। इन देयर फोक्ड, फोक्ड का मतलब नुकीला, हेड्स, हेड्स का मतलब तीर, हैव देयर राउंड हॉन्चेज, हॉन्चेज होता है किसी जानवर के पीछे का भाग, उस हिरण के पीछे का भाग। एंड गोड, गोड का मतलब होता है घायल या फिर खून से सना हुआ। तो ड्यूक सीनियर कहते हैं कि जो शिकारी होते हैं इनका पीछा करते हैं, ये बेचारे अपने खुद के घरों में रहते हैं, और इनके जो फोक्ड यानी नुकीले नुकीले हेड्स, तीर इनके चुभते हैं। क्यों? जब ये भागते हैं तो शिकारी पीछे पीछे भागता है, शिकारी तीर चलाता है तो इनके पिछले वाले हिस्से पर तीर लग जाता है। और तीर लगता कहाँ है? हैव देयर गो राउंड हॉन्चेस, उनके पीछे वाले भाग पर। और जब तीर लगता है तो बेचारा खून निकलता है और खून से पूरा हिरण सन जाता है। यही कहा गया है इसमें कि हिरणों को शिकारियों के द्वारा पीछे भागकर मारा जाता है, उनके पीछे वाले भाग पर अटैक करके उनको खून से सना दिया जाता है। इस पर फर्स्ट लॉर्ड कहते हैं मित्रों, इंडीड, वास्तव में, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, द मेलंकली जेक्स, वो जो जेक्स है ना, जो मेलंकली रहता है, बहुत दुखी रहता है, ग्रीव्स, बहुत दुखी रहता है, एट दैट, इस बात पर, एंड, और, इन दैट काइंड, इस तरीके से, स्वेयर्स यू, वो आपकी कसम खाकर कहता है, डू मोर यूजर्व, यूजर्व का मतलब होता है हड़प लेना, किसी भी चीज़ को किसी से छीन लेना। वो कहता है कि आप हड़प रहे हैं, क्या हड़प रहे हैं? देन डथ योर ब्रदर दैट हैथ बेनिस्ड यू, उस भाई से भी आप ज़्यादा हड़प रहे हैं जिस भाई ने आपको इस जंगल में बाहर निकाल दिया है, मतलब अपने देश से बाहर निकाल दिया है और इस जंगल में आपको आने पर मजबूर कर दिया है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके भाई ने तो आपको निकाल कर आपका राज्य हड़प लिया, तो आप उसको, नहीं तो आपको एक ही बार हड़पा, केवल आपको अकेले को हड़पा, लेकिन आप इस जंगल में आ गए हैं, आप डेली नए नए जानवर मार रहे हैं, तो नए नए जानवर मार रहे हैं तो आप डेली कुछ ना कुछ लोगों के साथ हड़पते ही जा रहे हैं। तो जितना आपके भाई ने आपके साथ नहीं हड़पा ना, उतना तो ज़्यादा आप इस जंगल के जानवरों के साथ हड़प रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात कहना चाहता है फर्स्ट लॉर्ड। ठीक है, आगे बात चलते हैं। टुडे, आज के दिन, आज कंडीशन में, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, ऑफ आमीन्स एंड माई सेल्फ, कि मैं और कुछ आमीन्स हम गए थे, डिड स्टील, चोरी से, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। ये हिम कौन है? जेक्स। तो वो ये कह रहा है कि आज हम जेक्स के पीछे चोरी से गए थे, और ही ले, और वो लेटा हुआ था, अलोंग अंडर ए ओक ट्री, एक ओक लेटा हुआ था, और हुज एंटिक रूट्स पीप आउट अपॉन द ब्रुक, ब्रुक का मतलब वही झरना, और पीप आउट का मतलब बाहर निकलना, झांक कर देखना। अब ये इंसान तो है नहीं है पेड़ जो झांक कर दिखेगा, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? बाहर निकलना। और ये जो पेड़ है, जो एंटिक पेड़ है, जिसकी जड़ें बाहर निकल कर आ रही थी अलग तरीके से, एंटिक तरीके से, अपॉन द ब्रुक, उस झरने में से। और वो झरना कैसे? दैट ब्रॉल्स अलोंग, जो कि कल कल करता हुआ बह रहा था वो झरना, दिस वुड, इस जंगल में से होकर। तो कहने का मतलब ये है कि वो जेक्स जो कि जानवरों की डेथ पर बहुत दुखी होता है, आज हम और उसका हमारे कुछ आमीन्स उसके पीछे पीछे गए थे जेक्स के, कि वो कहाँ कहाँ जाता है। हमने देखा कि वो एक ओक ट्री के नीचे लेट गया, और आराम से वहां पर लेटा हुआ था। उस ओक ट्री की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, और
उसके पास से झरना बह रहा था और कल कल करता हुआ बह रहा था इस जंगल में से होकर। टू द विच, उसी जगह पर, उसी टू द विच प्लेस, उसी स्थान पर, उसी जगह पर एक पुअर, एक बेचारा गरीब, सिक्वेस्टर्ड, सिक्वेस्टर्ड मतलब जो कि भटक गया हो, अलग हो गया हो अपने ग्रुप से, उसे कहते हैं सिक्वेस्टर्ड। स्टैग, हिरण, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आगे हिरण के लिए एक वर्ड आएगा, वहां तो वेनिसन था, यहाँ पर स्टैग है। तो उसी जगह पर बेचारा एक भटका हुआ हिरण जो कि अपने ग्रुप से भटक गया था वहां पर आया। दैट फ्रॉम द हंटर्स एम, एम का मतलब यहाँ तीर है, तीर, और हंटर का मतलब शिकारी, और शिकारी के तीर से बचते बचाते वो बेचारा वहां पर आया। हैड टेकन ए हर्ट, लेकिन उसको तीर लगा हुआ था। क्यों? वो कि वो बहुत हर्ट हो रहा था, उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। डिड कम टू लैंग्वेज, बेचारा वो वहां पर रेस्ट करने आया था। एंड इंडीड, वास्तव में, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, द रेज्ड एनिमल, वो बेचारा जानवर, रेज्ड का मतलब जानवर, वो बेचारा जानवर, रेज्ड का मतलब बेचारा और एनिमल का मतलब जानवर, वो बेचारा जानवर हीव्ड यानी फीलिंग, यानी उसकी जो भावनाएं थी, फोर सच ग्रोन्स, इतनी ज्यादा थी कि वो ग्रोन कर रहा था, आहें भर रहा था उस दुख के मारे। दैट दे आर डिस्चार्ज, कि उसकी बॉडी से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था, खून डिस्चार्ज हो रहा था, और इसकी वजह से डिड स्ट्रेच हिज लेदर्न, उसकी जो लेदर्न है, उसकी जो चमड़ी है, वो स्ट्रेच होती जा रही थी, फैलती जा रही थी। कोस्ट अमंग द बस्टिंग, उस खाल के फटने की वजह से, बस्टिंग का मतलब फटना, क्योंकि तीर आकर लगा था, तीर लगा था तो खाल फट गई थी, फट गई थी तो खून निकलने लग गया था, खून निकलने लग गया था तो उसका घाव दिन पर दिन चौड़ा, मतलब दर प्रति दर चौड़ा होता जा रहा था। तो फर्स्ट लॉर्ड राजा को बता रहा है ये बातें कि उसने क्या क्या वहां पर देखा। आगे अगर बात हम करें तो इसमें ये कहा गया है कि एंड द बिग राउंड टीयर्स, और बेचारे बड़े बड़े मोटे मोटे गोल गोल आंसू कोर्स्ड निकल रहे थे, वन अनदर डाउन इन इनोसेंट नोज इन द पिटियस चेज। पिटियस का चेज का मतलब कि भाई इतने भयंकर जो आंसू हैं उस हिरण की नाक से बहते हुए लगातार उसका पीछा करते हुए, चेज का मतलब तो पीछा करना होता है, और दया की भावना से इतने उसकी नाक के पास होते हुए बह रहे थे उस हिरण के आंसू। क्यों? क्योंकि वो दर्द में था। एंड दस, और इस प्रकार से, द हेयरी फूल, हिरण को कहा गया हेयरी फूल, ठीक है ना, वो जो बालों वाला जो फूल है, मच मार्क्ड, उसको बहुत ज़्यादा देर तक देखा गया था, ऑफ द मेलंकली जेक्स, उस बेचारे जेक्स के द्वारा, जो कि क्या रहता था, मेलंकली, दुखी रहता था। ठीक है, तो जेक्स लेटा हुआ था ओक ट्री के नीचे, एक हिरण जो शिकारी का शिकार बन गया, तीर लगा हुआ था, बेचारा बड़ा तड़प रहा था, रो रहा था, और बेचारा जेक्स उसको वहां पर बैठे बैठे देख रहा था। स्टूड, और वो जो हिरण है ना, खड़ा हुआ था, ऑन द एक्सट्रीमिस्ट वर्ज, उस किनारे पर, ऑफ द स्विफ्ट ब्रुक, उस तेजी से बहते हुए झरने के। तो कोई मिलाकर हिरण आकर कहाँ खड़ा हो गया? उस तेजी से बहते हुए झरने के पास जाकर वो खड़ा हो गया। ऑगमेंटिंग यानी इंक्रीजिंग, बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ोतरी करना। इट विद टीयर्स, इट क्या है? ये इट है झरना। तो बढ़ा रहा था अपने आंसुओं से झरने के पानी के लेवल को। इसका मतलब हिरण दर्द के मारे इतना तेज तेज रो रहा था, इतने जोर से रो रहा था कि उसके इतने आंसू निकल रहे थे और वो आंसू उसके झरने में गिर रहे थे। इससे झरने के पानी का लेवल बढ़ रहा था। कितनी बड़ी बात कही है कि रोने से पानी का लेवल बढ़ जाए। आपको पता है ना, अगर आपका समुद्र में एक आंसू क्या 50 आंसू भी गिर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि समुद्र के? नहीं पड़ेगा। लेकिन शेक्सपियर ने ये कहा कि उसके रोने की वजह से जो आंसू गिर रहे थे ना झरने में, उससे झरने के पानी का लेवल बढ़ रहा था। क्या कंपैरिजन किया है शेक्सपियर ने! शानदार, अद्भुत, अद्वितीय। ड्यूक सीनियर कहते हैं, बट वॉट सेड जेक्स, फिर जेक्स ने क्या कहा इस सब पर? डिड ही नॉट मोरलाइज दिस स्पेक्टिकल, क्या उसने इस स्पेक्टिकल, इस दृश्य, इस तमाशे को देखकर किसी मॉरलिटी की बात नहीं की, किसी नैतिकता की बात उसने नहीं कही? फर्स्ट लॉर्ड कहते हैं, ओ यस, अरे कही ना महाराज, इनटू ए थाउजेंड समलीज, उसने तो हजारों तुलनाएं की। फर्स्ट, सबसे पहले, फॉर हिज वीपिंग इनटू द नीडलेस स्ट्रीम, जेक्स ने उस हिरण के रोने को नीडलेस बताया, यानी बिना जरूरत के बताया। क्यों? क्योंकि वो रो रहा है, उसके जल में, झरने के जल में वृद्धि कर रहा है, तो ये किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सबसे पहले उसको नीडलेस स्ट्रीम बताया। जेक्स ने कहा, पुअर डियर, बेचारा डियर। कोथ ही, कोथ का मतलब सैड, कहना, उसने कहा। किसने? जेक्स ने कहा, बेचारा हिरण, उसके दुख को देखकर। अब जेक्स कहता है उससे, दाव मार्केस्ट टेस्टामेंट, कि दाव मतलब हिरण, कि तुम क्या कर रहे हो? एक टेस्टामेंट बना रहे हो, एक वसीयत। एक वसीयत तो है नहीं, अब हिरण कोई वसीयत तो बनाएगा नहीं। तो कहने का मतलब है एक रूल बना रहे हो, एक नियम बना रहे हो, एज द वर्ल्डलिंग्स डू, जैसा कि संसार के लोग करते हैं। गिविंग, वो देते हैं, दाय सम, अब दाय कौन है? झरना, सम ऑफ मोर टू दैट विच हैड टू मच,
तो क्या कर रहे हो तुम, बेवकूफ़ी काम कर रहे हो और एक संसार की तरह एक ऐसे नियम का पालन कर रहे हो कि दाय, तुम जो कर रहे हो ना, तुम क्या, दाय का मतलब यहाँ झरने से है कि तुम क्या कर रहे हो, रो रहे हो और रोकर संसार के नियम को पालन कर रहे हो। कैसे कि तुम रो रहे हो और झरने में पानी डाल रहे हो, अपने आंसू गिरा रहे हो, तो झरने के पानी का लेवल बढ़ रहा है। और संसार में भी यही होता है कि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है ना उसको और ज़्यादा मिलती है। तो एक तरह से तुम संसार के नियम का पालन कर रहे हो, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वो अगर और मिलेगी तो उसको क्या फ़ायदा है, नहीं है उसको मिलने में। तो इसीलिए तो कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो तुम भी तो पागल हो, तुम फूल हो, हिरण से कहता है वो, क्योंकि तुम भी क्या कर रहे हो, इस झरने के पानी के लेवल को बढ़ा रहे हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे दो चार आंसुओं से इसका कोई लेवल बढ़ने वाला नहीं है। ये है इसका लिटरल मीनिंग, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, बहुत ही गूढ़ मीनिंग है, छिपा हुआ मीनिंग है, जिसको कन्वे करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जो इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता है, इस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से कमांड नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोट है इम्पोर्टेंट, और ये कोट पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना, पुअर डियर से लेकर आपके मच तक, टू मच तक। आगे बात करते हैं। देन बीइंग देयर अलोन, और बेचारा वो हिरण है ना वहाँ पर अलोन, अकेला आया था। लेफ्ट, उसको छोड़ दिया गया था। अबेंडन, त्याग दिया गया था। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेफ्ट या अबेंडन। जिसको छोड़ दिया गया था, त्याग दिया गया था। ऑफ हिज वेलवेट फ्रेंड्स, उसके मखमली दोस्तों के द्वारा। अब मखमली क्या है, हिरण की दोस्तों चमड़ी बहुत ही मखमली होती है, रुईदार होती है, क्योंकि उसके चेहरे, हिरण पर बहुत बाल होते हैं, उसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, तो उसको क्या कहा गया है, वेलवेट फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान रखना है कि वेलवेट फ्रेंड्स जो फ्रेज है वो किसके लिए आया है, तो आपको ध्यान रखना है, वेनिसन वर्ड डाल दे तो वेनिसन के लिए आया है, स्टैग वर्ड डाल दे तो स्टैग के लिए आया है। तो ये चीज़ें हैं जो क्वेश्चन करते समय बड़ी डिफिकल्ट लगता है अपने को। तो वेलवेट फ्रेंड्स का मतलब हिरण, और उस हिरण के ग्रुप के द्वारा इसको छोड़ दिया गया था। इट इज़ राइट, ये बात बिल्कुल सच है। कूथ ही, उसने कहा, क्या बात कि 10, इस प्रकार ये जो मिजरी है, ये जो दुख है, डॉथ पार्ट, अलग कर देती है भीड़ को, ऑफ कंपेनियन, साथियों की। क्या कि जब 25 दोस्त होते हैं और कोई एक दोस्त बेचारा गरीब होता है और वो बाकी के लोग अमीर होते हैं ना, तो उस बेचारे गरीब को छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये इसको तीर लग गया, तो बाकी के ग्रुप ने भी इसको छोड़ दिया। तो कहते हैं ना कि जेब में पैसा है तभी तक लोग पूछेंगे भाई कैसा है, तो जब तक जेब में पैसा है तभी तक लोग ध्यान रखते हैं। उसके बाद जब पैसा नहीं है तो लोग कोई पूछता भी नहीं है। तो यही इसमें कहा गया है कि दुख के कारण उसके समूह के द्वारा इसको छोड़ दिया गया और बेचारा वो अलग हो गया। एनन, क्विकली यानी जल्दी से, एक केयरलेस हर्ड, एक लापरवाह झुंड, हर्ड का मतलब झुंड, कलेक्टिव नाउन में आपने पढ़ा होगा कि हर्ड क्या होता है, हर्ड होता है जानवरों का झुंड, तभी से एक लापरवाह झुंड, फुल ऑफ पास्चर्स, पास्चर्स का मतलब होता है चारागाह। अब चारागाह मतलब चारागाह में घास होती है और घास को हिरण खाते हैं, इसका मतलब उन हिरणों ने बहुत घास खा रखी है, उनका पेट भरा हुआ है। तो एक ऐसा झुंड हिरणों का जिसका पेट भरा हुआ है, जम्प्स अलोंग बाय हिम, कूदते फांदते हुए उसके पास से निकल गया। किसके पास से, उस बेचारे हिरण के पास से जो वहां पर लाचार पड़ा हुआ था, उसी के पास से गुजर गया। एंड नेवर स्टेज टू ग्रीट हिम, और उन उस ग्रुप ने उनका, उस बेचारे हिरण का हालचाल भी नहीं पूछा। इसका मतलब चुपचाप आया, निकल गया, उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इसका मतलब चाहे साथी कितना ही हो, लाचार अवस्था में देखकर कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता है कि कहीं ये समस्या हमको ना आ जाए। ठीक है ना। भाई कई लोग क्या कहते हैं, और रास्ते में सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसको देख कर निकल जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गरीब हो और इसके पैसे मुझे चुकाने पड़ जाएं, इस तरह की बातों को। इसलिए सरकार ने ये योजना चालू करी कि भाई दुर्घटना बीमा योजना में जो भी व्यक्ति किसी भी आदमी की मदद करेगा, तो पहले शायद उसको 5,000 रुपये दिए जाते थे, आज उसको 10,000 रुपये देते हैं, जो आदमी सड़क से उठाकर उसको हॉस्पिटल में पहुंचाता है। इसी चीज़ की वजह से सरकार ने सारी चीज़ चालू करी हैं। तो यही चीज़ शेक्सपियर ने काफ़ी समय पहले बता दी, देखो, और वही सिद्धांत आज लागू हो रहे हैं हमारे जीवन में। तो आगे कहा जाता है इसमें कि वो बेचारा जानवर को छोड़कर वो पूरा समूह उसका निकल गया, कल तक जो साथ थे आज उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आय हाय बेचारा, कोथ जेक्स, उसने जेक्स ने कहा, सीप ऑन, चलते जाओ, यू फैट एंड ग्रीसी सिटीजन्स, तो मोटे और भद्दे सिटीजन, नागरिकों। अब देखो, नागरिकों तो होता नहीं है भाई, जानवर नागरिक थोड़ा होता है, सिटीजन्स या का मतलब निकलेगा यहाँ पर जानवरों। तो फैट का मतलब मोटे हो, क्यों, क्योंकि तुमने चर रखा है, बहुत सारा खा रखा है। ग्रीसी हो तुम, क्योंकि तुम्हारी स्किन बड़ी चिकनी है। तो अब आपसे पूछेगा, फैट एंड ग्रीसी सिटीजन्स किसने इस्तेमाल किया, फर्स्ट लॉर्ड ने किया। किसके लिए किया, उस हर्ड ऑफ स्टैग्स के लिए किया, यानी झुंड के लिए किया, या फिर खाली स्टैग के लिए किया, स्टैग के लिए नहीं किया, हर्ड ऑफ स्टैग्स के लिए किया। ठीक है ना।
तो वो जो हिरणों का झुंड आया था उसके लिए इस्तेमाल किया था उसने फैट एंड ग्रीसी सिटीजन। इट इज़ जस्ट द फैशन, ये आजकल फैशन हो गया है, ये आजकल दौर इस तरह का है। वेयर फोर, जहाँ पर डू यू लुक, तुम देखोगे, क्यों देखोगे, अब देखो क्या कह रहा है फर्स्ट लॉर्ड कि भैया आजकल का समय ही ऐसा है, तुम क्यों, वेयर फोर यानी फॉर व्हाट, किस चीज के लिए, डू यू लुक, तुम देखोगे, अपॉन दैट, उसके ऊपर, पुअर एंड ब्रोकन बैंकरप्ट, अब देखो पुअर उस गरीब, एंड ब्रोकर ब्रोकन टूटे हुए, बैंकरप्ट दिवालिया को, इसका मतलब अब ये चीज ध्यान रखने की है कि पुअर एंड ब्रोकन बैंकरप्ट वर्ड फ्रेज किसके लिए इस्तेमाल किया है फर्स्ट लॉर्ड ने, तो ये किया है उस हिरण के लिए जिसको तीर लगा हुआ है बेचारे को। तो ध्यान रखना, हिरण के ग्रुप के लिए उसने फैट एंड ग्रीसी वर्ड यूज़ किया है, और पुअर एंड ब्रोकन बैंकरप्ट यूज़ किया है उस अकेले हिरण के लिए, कि तुम क्यों देखोगे इस बेचारे गरीब हिरण को जिसको तीर लग गया है। दस, इस प्रकार, मोस्ट इन्वेक्टिवली, इन्वेक्टिवली का मतलब क्रिटिसाइजिंगली, आलोचना करते हुए, इस प्रकार उसने आलोचना करते हुए, ही परसीवेद, अब वो लॉर्ड बता रहा है राजा को, ड्यूक सीनियर को, कि इस तरह आलोचना करते हुए, ही परसीव्ड, वो भेद रहा था, वो बता रहा था, थ्रू द बॉडी ऑफ द कंट्री, इस पूरे संसार के, इस पूरे देश के हालातों को, इस सिटी के हालातों को, इस कोर्ट के हालातों को, यस हाँ, अब ये का मतलब यस हाँ, एंड ऑफ दिस आर लाइफ, और हमारे जीवन के हालातों को, स्वेरिंग, कसम खाते हुए, दैट वी आर मेयर यूजरपर्स, कि हम जबरदस्ती से लोगों की चीज़ों को छीनने वाले हैं, यूजरपर्स मतलब छीनने वाले, यानी किसी भी चीज़ को हड़प लेने वाले, पहले भी आया है ये वर्ड इसी सीन में, हम क्या हैं, टायरेंट्स हैं, हत्यारे हैं, एंड व्हाट इज वर्ड्स, और बहुत ज़्यादा बदतर हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हैं, टू फ्राइट, कि हम डराते हैं, एनिमल्स, द एनिमल्स, एनिमल्स को, एंड टू किल, उनको मार देते हैं, दैम अप, इनको मार देते हैं, इन देयर असाइंड, उनके निर्धारित, एंड नेटिव, उनके जो नेटिव यानी निवास, जो उनका नेटिव है, जो उनका मूल स्थान है, इन द ड्वेलिंग प्लेस, उनका जो निवास स्थान है, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब निवास स्थान। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हत्यारे हैं, हम टायरेंट हैं, हम यूजरपर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, हम ना जानवरों को डराते हैं, उनको मार देते हैं, उनके खुद के घर में, नेटिंग का मतलब, नेटिव का मतलब हो गया उनके खुद के देश में, उनके खुद के जंगल में उनको मार देते हैं, जहाँ पर वो निवास, ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पर वो निवास करते हैं। तो हमसे ज़्यादा बदतर कौन है। तो ड्यूक सीनियर कहते हैं, एंड डिड यू लीव हिम इन द कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब थिंकिंग, विचार करते हुए, कि क्या तुमने उस जेक्स को उस समय उस विचार करते हुए छोड़ दिया। तो सेकंड लॉर्ड कहता है, वी डिड, हाँ महाराज हमने छोड़ दिया, माय लॉर्ड, वीपिंग एंड कमेंटिंग, वो रो रहा था, कमेंटिंग कमेंट कर रहा था, अपॉन द सोबिंग डियर, उस बेचारे डियर की तरफ, सोबिंग का मतलब होता है रोता हुआ, सिसकिया भरता हुआ, है ना, तो बेचारा सुस्किया भरते हुए डियर की के ऊपर वो रो रहा था, और हम उसको ऐसे ही छोड़कर आ गए। ड्यूक सीनियर कहते हैं, शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाओ, आई लव टू कॉप, कॉप का मतलब मीट करना, देखना, सुनना, तो कह रहा है कि मुझे उस वो स्थान दिखाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, किससे, जेक से, इन दीज सलन फिट्स, इस गंभीरता भरे दौर में, इस उसकी इस इन उदासियों में, जहाँ पर वो बेचारा इतना उदास है, और सलन का मतलब गंभीर होता है, फिट्स का मतलब होता है दौरे, मतलब वो जो मिर्गी के दौरे आते हैं ना उस तरह के। तो कहने का मतलब है कि मैं भी देखना चाहता हूँ बेचारा कितना दुखी है, उसके पास जाना चाहता हूँ। फोर, क्योंकि, देन ही इज़ फुल ऑफ मैटर, क्योंकि ऐसे समय में वो बहुत सारी अलग अलग बातें करता है, यानी वो फुल ऑफ मैटर रहता है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है, आई विल ब्रिंग यू, मैं तुमको ले चलता हूँ, टू हिम, उसके पास, स्ट्रेट, सीधे ही, यानी मैं आपको सीधे उसके पास ले चलता हूँ महाराज। तो दोस्तों ये था आपका एक्ट वन, सीन, एक्ट टू, सीन वन। मेरी डिस्प्ले थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों, वो नीचे तक बढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा दिमाग से निकल गई, वो मुझे तो दिखाई देता है पर आपको नहीं दिखाई दी, इसलिए मैंने उसको आगे बढ़ाना भी भूल गया। तो अब हम बात करते हैं इसी वीडियो में एक्ट सेकंड की, सॉरी एक्ट सेकंड के सीन टू की। क्या है कि मैंने जो स्केल ले रखा है ना लैपटॉप पे, वो एक फिक्स रेशियो में ले रखा है, तो उसकी वजह से क्या है, वो डिस्प्ले को बड़ा रखने के लिए वो ऐसा किया जाता है, और उसमें नीचे भी एक्स्ट्रा दिखता रहता है, लेकिन वो डिस्प्ले साइज को मेंटेन करने के लिए, तो क्या होता है वो कई बार दिमाग में वो लाइन बहुत पतली होती है जहाँ पर वो बैरियर लगा होता है, तो वो दिखता नहीं है, तो उसकी वजह से वो डिस्प्ले आगे बढ़ा नहीं पाता, तो इस वजह से आगे से ध्यान रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी वीडियो में दोस्तों, बहुत छोटा सा वीडियो है इसलिए इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, और एक्ट टू के सीन टू और सीन थ्री की बात कर लेते हैं। एंटर करते हैं ड्यूक फ्रेडरिक, और ड्यूक का पहले से, अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ दोस्तों।
क्योंकि सीलिया और रोजालिंड राजमहल से भाग गई हैं और ड्यूक फ्रेडरिक को ये बात पता लगा है। तो ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि कहाँ गई वो, कैसे गई, किसने उसकी सहायता की, कैसे वो भागी, इस सब के बारे में ये सारी बात की गई है। और ड्यूक फ्रेडरिक ऑरलैंडो को बुलाने के आदेश देता है। अगर ऑरलैंडो ना मिले तो उसके बड़े भाई ओलिवर को यहाँ पर लेके आओ, इस तरह के ड्यूक फ्रेडरिक आदेश देता है। सेटिंग रखी गई है ड्यूक का पैलेस। एंटर करते हैं ड्यूक फ्रेडरिक और अपने कुछ लॉर्ड्स के साथ। फ्रेडरिक कहते हैं, कैन इट बी पॉसिबल, क्या ये संभव हो सकता है, दैट नो मैन सॉ देम, कि उनको किसी आदमी ने उनको नहीं देखा। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। सम विलेंस, कुछ खलनायक, कुछ गद्दार, ऑफ माई कोर्ट, मेरे दरबार के, आर ऑफ कंसेंट, उनसे मिले हुए हैं। कंसेंट मतलब मिले होना। एंड सफियरेंस, और मददगार हैं, हेल्पर हैं, इन दिस, इस सारे मामले में। इसका मतलब किसी ने तो मेरी बेटी की और मेरी भतीजी की यहाँ से भागने में मदद की है, वरना वो यहाँ से भाग नहीं पाते। फर्स्ट लॉर्ड कहता है, आई कैन नॉट हियर ऑफ एनी, मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना महाराज, दैट डिड सी हर, जिसने उनको भागते हुए देखा हो। द लेडीज़, वो जो लेडीज़ हैं, हर अटेंडेंट्स, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, उसके जो नौकर हैं, परिचारिका हैं, ऑफ हर चैम्बर, उसके चैम्बर के, मतलब वो लेडीज़ जो कि उसके नौकर हैं, उसके सर्वेंट हैं, हमारी बेटी के, आपकी बेटी के, सा, उसने उसको देखा था। किसको देखा था? आपकी बेटी और आपकी भतीजी को। साहर, अब हर का मतलब यहाँ एक अकेले ही है, तो इसका मतलब उसने आपकी बेटी को देखा था। ए बेड मतलब सोया हुआ, स्लीपिंग पोस्चर में। एंड इन द मॉर्निंग अर्ली, और जल्दी ही सुबह, दे फाउंड, उन्होंने क्या पाया? द बेड अनट्रेजर्ड ऑफ देयर मिस्ट्रेस, की उसकी जो मालकिन है उस बेड की, वो उस पर है ही नहीं है। इसका मतलब अनट्रेजर हो गई है वो, मतलब जो खजाना था वो खाली हो गया है। खजाना कौन है? राजकुमारियाँ। और राजकुमारियाँ खुद खजाना है, और अब खजाना वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ से भाग गई हैं। सेकंड लॉर्ड कहते हैं, माय लॉर्ड, द राउनिश क्लाउन, वो जो राउनिश है, वो जो भद्दा क्लाउन, जो मस्खरा है, मजाकिया है, कौन? टचस्टोन। तो वो जो राउनिश क्लाउन, जो मस्खरा है, एट होम, जिस पर, सो ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब ऑफन, अक्सर, जिस पर अक्सर, यू ग्रेस, आप महाराज, वाज वॉन्ट टू लाफ, हंसा करते थे, यानी इज ऑल्सो मिसिंग, वो भी गायब है। इसका मतलब महाराज, वो महाराज राजकुमारी और सीलिया और रोजालिन तो गायब ही हैं, लेकिन साथ साथ वो जो आपका मजाकिया, वो विदूषक था ना, वो जो मस्खरा था, जिस पर आप आमतौर पर हंसते थे, वो भी गायब हो गया। इसका मतलब वो भी उनके साथ शायद भाग गया होगा। हिस्पेरिया, हिस्पेरिया कौन है दोस्तों? हिस्पेरिया है केयर टेकर ऑफ प्रिंसेस, जो राजकुमारी की जो देखभाल करती है। तो हिस्पेरिया द प्रिंसेस जेंटल वुमेन, जेंटल वुमेन मतलब केयर टेकर। जो हिस्पेरिया है, पूछेगा आपसे हिस्पेरिया कौन है, हिस्पेरिया केयर टेकर ऑफ प्रिंसेस, तो वहाँ प्रिंसेस केयर टेकर नहीं आएगा, वहाँ आएगा द प्रिंसेस जेंटल वुमेन, द जेंटल वुमेन ऑफ प्रिंसेस। कौन है? हिस्पेरिया, नाम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हिस्पेरिया जो कि राजकुमारी की देखभाल करने वाली महिला है, उसने कन्फेस कन्फेस किया है, इस बात को स्वीकार किया है, दैट शी सीक्रेटली ओवरहेयर्ड योर डॉटर एंड योर कजिन मच कमेंडेड, कमेंडेड का मतलब तारीफ करना। तो वो ये कहती है, उसने चुपके से सुना था आपकी बेटी और आपकी भतीजी को तारीफ करते हुए, द पार्ट्स, उन उपलब्धियों का, एंड ग्रेसेस, उन अच्छाइयों का, ऑफ द रेसलर, उस कुश्तीबाज की। कौन है ये रेसलर? ये रेसलर है ऑरलैंडो, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, फिर निकलना ध्यान से नहीं रहा। तो कहती ये है कि वो जो हिस्पेरिया है, उसने उस जेंटल वीमेन को देखा था। हाँ, उसने उस आपकी उन बेटियों को बात करते हुए सुना था कि वो उस ऑरलैंडो, उस कुश्तीबाज की बड़ी ही तारीफ कर रहे थे। कैसे तारीफ कर रहे थे? इन पार्ट्स, उपलब्धियों की, एंड ग्रेसेस, उसकी अच्छाइयों की, दैट डिड बट लेटली फॉइल, लेटली मतलब हाल ही में, फॉइल का मतलब हराना, डिफीट करना। तो उसकी बात कर रहे थे जिसने हाल ही में हराया था। द सिनुई, सिनुई का मतलब वो आदमी जिसकी मांसपेशियां बहुत ही मजबूत हों, जो बहुत पावरफुल हो। चार्ल्स, कौन है ये सिनुई? चार्ल्स। तो सिनुई वर्ड किसके लिए आया है? ध्यान रखने की बात है, ये चार्ल्स के लिए आया है। तो हिस्पेरिया के बारे में कह रहे हैं सेकंड लॉर्ड कि महाराज, जो राजकुमारियों की जो नौकरानी है ना हिस्पेरिया, उसने राजकुमारी और रोजालिंड को बात करते हुए सुना था उस आदमी के बारे में जिसने उस मजबूत चार्ल्स को हराया था। वो दोनों बहनें उस आदमी की तारीफ कर रही थी ऑरलैंडो की, कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसने चार्ल्स को हरा दिया। और ऐसा बात करते हुए उनको नौकरानी ने सुना था। एंड शी बिलीव्स, वो विश्वास करती है इस बात पर, वेयर एवर दे आर गोन, कि वो कहाँ जा सकती हैं, उसको पता है ये बात। दैट युवक, दैट यूथ, वो जो युवक है, इज श्योरली इज इन देयर कंपनी, वो भी शायद उनके साथ गया होगा।
इस पर फ्रेडरिक बड़ा गुस्सा हो जाता है। फ्रेडरिक कहता है सेंड टू हिज ब्रदर, सेंड टू हिज ब्रदर मतलब कॉल हिज ब्रदर, बुलाओ उसके भाई को, फेच लाओ दैट गैलेंट हिदर, उस बहादुर को यहाँ पर, इफ ही बी एबसेंट, यदि वो गायब हो, वो अनुपस्थित हो, तो ब्रिंग हिज ब्रदर टू मी, उसके भाई को मेरे पास लेकर आओ। आई विल मेक हिम फाइंड हिम, आई विल मेक हिम मतलब आई विल फोर्स हिम, मैं उसको बाध्य करूंगा कि वो फाइंड लाए, अपने भाई को खोज कर मेरे सामने लाए। डू दिस सडनली, इसको तुरंत करो। एंड लेट नॉट सर्च एनी इंक्विजिशन, और क्वेल, क्वेल का मतलब होता है धीमी पढ़ना, स्लो पढ़ना। और ये जो पूछताछ है ना, ये इंक्विजिशन है, ये जो पूछताछ है धीमी नहीं पढ़नी चाहिए। टू ब्रिंग, उसको लाने के लिए, अगेंस्ट दिस फुलिश रनअवेज, रनअवेज मतलब भगोड़े, कि इन भगोड़ों को यहाँ पर लाने की जो पूछताछ है ना, ये धीमी नहीं पड़नी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी जाओ और उन उसको लेकर आओ, और वो अगर वो ना मिले तो उसके भाई को यहाँ पर लेकर आओ। तो दोस्तों ये था आपका सीन 2, एक्ट 2 का सीन 2। आगे बात करते हैं दोस्तों इसी वीडियो में एक्ट 2 के सीन 3 की। ये सीन भी बहुत ही छोटा है, और आई थिंक आपको अब तक के दोनों सीन में मज़ा आया होगा, समझ लिया होगा आपने कि पहले में ड्यूक सीनियर जो हैं जंगल के बारे में बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि वो बेचारे हिरण मारा गया। दूसरे सीन में आपके ड्यूक फ्रेडरिक उसकी बेटी को खोजने की कोशिश करते हैं दूसरे सीन में, और तीसरे सीन में है ऑरलैंडो और एडम की बात। देखिए दोस्तों, ऑरलैंडो ने चार्ल्स को हराया और उसकी बड़ी तारीफ हुई। ये खबर ऑरलैंडो के घर आने से पहले ही ओलिवर के पास पहुंच गई कि मेरे भाई ने चार्ल्स को हरा दिया है। उसके सारे अरमानों पे पानी फिर गया कि भाई जो मारने वाला था, सोच रहा था कि चार्ल्स इसकी चटनी बना देगा, इसकी उंगलियां तोड़ देगा, इसकी गर्दन तोड़ देगा, इसको मार देगा और मुझे इसको 1000 क्राउन्स नहीं देने पड़ेंगे, उसके सारे प्लान पर तो पानी फिर गया। तो वो सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, आज रात जब ये सोएगा तो इसके कमरे में आग लगा दूंगा, इसको जला के मार दूंगा। इस सारे प्लान को सुन लेता है एडम, जो उनका नौकर होता है। एडम विश्वास पात्र है अपने सर रोलांडी वॉइस का, और रोलांडी वॉइस के अच्छे बेटे ऑरलैंडो का। तो जैसे ही ऑरलैंडो घर पहुंचता है, और एडम उसको सारी बातें बता देता है कि भाई तुम इस घर में मत आओ, ये घर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे भाई का प्लान है आज रात तुमको मार देने का, और तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर ऑरलैंडो कहता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ भटकूँ, मैं भिखारियों की तरह जीऊँ या फिर लोगों को मारता फिरूँ, कैसे मैं अपनी आजीविका चलाऊँगा, तो भाई मैं क्या करूँगा। इस पर एडम कहता है कि भाई ये लो 1000 क्राउन्स, हाँ ये 500 क्राउन्स, ये जो सोने की मुद्राएं हैं जो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा करके कमाई थे और उसमें से कुछ बचत करी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बुढ़ापे के दिनों में जब मैं अकेला पड़ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, ना कोई बीवी है ना कोई बच्चे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई मैं कुछ पैसे बचा लूँ और जब बुढ़ापे के दिन आए तो मैं उस पैसे से अपने लिए एक नर्स रख लूँ, वो मुझे नर्सिंग करेगी तो उसको उस पैसे को दे दूंगा ताकि मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूरत तुम्हारी ज़्यादा है तो मैं इस पैसे को तुमको दे देता हूँ, तुम इस पैसे को लो और आगे अपने जीवन बिताओ। और लास्ट में वो एक पेशकश भी करता है कि हो सके तो मुझे अपना सर्वेंट बना लो, क्योंकि मैं भले ही बूढ़ा हूँ लेकिन एक जवान की तरह काम करूँगा, तुम टेंशन मत लो। एक जवान जो आदमी जो इतना सर्वेंट होता है, जितना काम वो करता है उससे ज़्यादा तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारी खिदमत करूँगा, तुम्हारी हर अच्छे बुरे का, तुम्हारी हर नेसेसिटी का ध्यान तुमसे बेहतर मैं रखूँगा। हालांकि मैं 80 साल का हो गया हूँ, जब मैं 17 साल का था तो मैंने तुम्हारे पिताजी की नौकरी शुरू की थी, और आज मैं 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तो दोस्तों ये है उसका एक ओवरव्यू। आई थिंक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है, उसके बिना आगे की कहानी से आप लिंक बैठा ही नहीं पाते हैं। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं इसकी बातों को। देखिए दोस्तों, सेटिंग जो रखी गई है वो ओलिवर का हाउस है। क्यों? क्योंकि ऑरलैंडो अब धीरे धीरे घर पहुंच रहा है और घर पहुंच चुका है। एंटर करता है ऑरलैंडो और एडम, मीटिंग होती है दोनों की। ऑरलैंडो कहता है कि हु इज देयर, कौन है वहां पर। एडम कहता है कि व्हाट माय यंग मास्टर, अरे मेरे प्यारे मालिक, अरे मेरे अच्छे मालिक आप आ गए हैं। माय यंग मास्टर, ओ माय जेंटल मास्टर, ओ माय स्वीट मास्टर। ध्यान रखना तीनों फ्रेजेस को कि कैसे कैसे सबसे पहले उसने कवर किया है। सबसे पहले अगर आपसे सीक्वेंस अरेंज करवा लेगा ना तो हार्ड लेवल का सवाल बन जाएगा। हालांकि इस तरह के सवाल अब तक आए नहीं है, लेकिन जो नहीं आए उन्हीं की तो प्रैक्टिस करनी है, जो आगे उनको क्या देखना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले उसने यंग मास्टर कहा है, मेरा मेरा जवान, मेरा छोटा मास्टर। फिर उसने कहा जेंटल मास्टर, और फिर उसने कहा स्वीट मास्टर, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना YGS, ठीक है ना, ये एक्रोनिम याद कर लेना YGS का, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। ओ यू मेमोरी ऑफ ओल्ड सर रोलांड, कि आप तो
सर ओल्ड रोलांड की मेमोरी हैं, उसकी यादगार हैं हमारे पास। वाई क्यों, व्हाट मेक यू हेयर आप यहाँ क्यों आए हैं, व्हाट आर योर वर्चुअस आप कितने गुणी हैं, आप कितने वर्चुअस हैं, वाई डू पीपल लव यू आपको लोग इतना क्यों प्रेम करते हैं, एंड वेयर फोर यानी फॉर व्हाट किस चीज़ के लिए, आर यू जेंटल आप इतने अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग इतने मजबूत हैं, एंड इतने वैलियंट इतने बहादुर हैं, यानी क्या चीज़ आप में ऐसी है जो आपको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग और बहादुर बनाती है। वाई शुड वाई वुड यू बी सो फॉन्ड टू ओवरकम आप इतने क्यों फॉन्ड हैं, इतने लालायित क्यों हैं, टू ओवरकम जीतने के लिए, द बोनी प्राइजर उस चहेते पहलवान को। अब बोनी प्राइजर यहाँ पर कोई इनाम नहीं है दोस्तों कि वो आप हराओगे तो आपको कुछ इनाम मिलेगा ना, आप उस चहेते पहलवान को, किसके चहेते पहलवान को ऑफ द ह्यूमरस ड्यूक उस हास्यप्रद ड्यूक के, कौन है ये, ड्यूक फ्रेडरिक। तो जय एडम ये बात कहता है कि आप इतने क्यों लालायित हैं, किसके, ड्यूक फ्रेडरिक के उस पहलवान को हराने के लिए। योर प्रेज आपकी जो प्रशंसा है, इज कम आ गई है, टू स्विफ्टली बहुत तेजी से, होम आपके घर पर, यानी बिफोर यू इससे पहले कि आप आए, तो आपके घर आने से पहले तो आपकी प्रशंसा आपके घर पहुंच गई है, यानी आपके भाई को पता लग गया है कि आपने चार्ल्स को हरा दिया है। नो यू नॉट क्या आप नहीं जानते मास्टर, टू सम काइंड ऑफ मैन कि इस तरह की जो मैन होते हैं, देयर ग्रेसेस उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, सब उनके लिए कारण बन जाती हैं, देम एज ए एनिमीज उनके शत्रु का, क्या, कि आपकी अच्छाइयाँ आपके ही शत्रु का काम करेंगी, क्यों, आपकी अच्छाइयाँ आपके भाई को पसंद नहीं आएंगी। नो मोर डू योर्स और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, कि मतलब आप इससे अलग नहीं हैं, आप इससे अछूते नहीं हैं कि भाई आपकी अच्छाइयाँ आपके लिए एनिमीज़ का काम करती हैं, बल्कि सब संसार के हर व्यक्ति के लिए उसकी अच्छाई उसके दुश्मन का काम ही करती है। योर वर्च्यूज़ आपकी अच्छाइयाँ जेंटल मास्टर आर सेंक्टिफाइड यानी जो होली हैं बहुत पवित्र हैं, एंड होली, अब देखिए सेंक्टिफाइड एंड होली दोनों का मतलब ही एक है, वो है होली। तो बस एक ही वर्ड को दो स्थानों पर इस्तेमाल कर दिया, आयरनी कर दी यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा सकता है सेंक्टिफाइड एंड होली इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ध्यान रखना आयरनी है इसमें, है ना। ट्रेटर टू यू गद्दार है, देशद्रोही है, तो कह रहा है आपकी अच्छाइयाँ आपके लिए ट्रेटर यानी द्रोही यानी गद्दारी का काम करेंगी, यानी आपके लिए नो लॉस नुकसान का काम करेंगी। ओ व्हाट ए वर्ल्ड इज दिस कैसा संसार है ये, व्हेन व्हाट इज कॉमनली एनवियस हिम, एनवियस का मतलब होता है जहर बन जाना, दैट बियर्स इट ये कैसा संसार है जहाँ एक अच्छे आदमी की अच्छाई ही उसकी जहर बन जाती है, यानी अच्छाई ही क्या करती है, आदमी का विनाश कर देती है, और यही उसके लिए क्या बन जाती है। आमतौर पर आपने देखा होगा दोस्तों, जो लोग एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, वही फिक्स डायलॉग है कि आप तो सबकी मदद करते हैं लेकिन आपकी मदद कोई नहीं करता, आप जो भी चीज़ सोचते हैं वो बनते बनते काम आपका बिगड़ जाता है। तो एक बात बताओ, सबके काम बनते बनते बिगड़ते हैं, अगर बनते बनते काम नहीं बिगड़ते तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाता। वही फिक्स लाइनें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी गलत होती है, चीज़ बिल्कुल सच होती है, लेकिन इंसान की माइंड साइकोलॉजी को ये लोग भली भांति जानते हैं, और वो वही चीज़ कहते हैं जो हर इंसान के जीवन में बड़ी कॉमन है। ठीक है कि भाई आप कहते हैं ना कि भीड़ में अगर किसी का नाम, कोई ऐसा कॉमन नाम है राहुल, चिल्लाओगे तो 50 आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉमन नाम है। तो किसी ना किसी घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो यही काम वो करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि एक कैसा संसार है ये जहाँ पर एक आदमी की अच्छाई भी क्या बन जाती है। ऑरलैंडो वाई क्यों, व्हाट इज द मैटर आखिर मामला क्या है। एडम एडम कहता है ओ अनहैप्पी यूथ अरे ओ अभागे लड़के, ओ अभागे युवक, कम नॉट विद इन दीज डोर्स, डोर्स का मतलब है इस दरवाजा, इस होम, कि अब तुम इस घर में अंदर मत आओ, विद इन दिस रूफ ना ही इस छत के नीचे आओ, द ओलिवर द एनिमी ऑफ योर ऑफ ऑल योर ग्रेसेस लिव्स, कि आपकी अच्छाइयों का जो दुश्मन है ना वो यहाँ पर रहता है। ये फ्रेज पूछा जा सकता है आपका, द एनिमी ऑफ ऑल योर ग्रेसेस लिव्स, कि आपकी अच्छाइयों का जो दुश्मन यहाँ रहता है कौन है, ये किसको डिनोट करता है, ये करता है ओलिवर को। दूसरा, ये लाइन कही किसने है, ये ओलिवर ने, सॉरी एडम ने कही है, ठीक है ना। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। आपकी अच्छाइयों का दुश्मन यहाँ पर रहता है, कौन है वो, योर ब्रदर आपका भाई है। नो नहीं, नो ब्रदर आपका भाई कहलाने लायक तो वो है ही नहीं है। यट द सन हालांकि वो बेटा है, किसका, और सर ओरांडी वॉइस का। येट नॉट द सन अरे ना वो तो बेटा कहलाने लायक भी नहीं है। आई विल नॉट कॉल हिम सन ऑफ हिम मैं उसे उसका बेटा नहीं बुलाऊंगा। हिम कौन है, सर रोलांडी वॉइस का। तो मैं उसे सर रोलांडी वॉइस का बेटा नहीं बुलाऊंगा, वो तो बेटा कहलाने लायक भी नहीं है। आई वॉज अबाउट टू कॉल हिज फादर जिसको कि मैं उसका पिता बुलाने वाला था, कौन, रोलांडी वॉइस। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगा आ गई होगी।
प्रेजेस, उसने आपकी प्रशंसाएं सुनी हैं। एंड दिस नाइट ही मीन्स, और इस रात उसका मीन है, उसका इरादा है, टू बर्न, जला देने का, द लॉन्गिंग, उस रूम को, वेयर यू यूज टू लाई, जहाँ आप सोया करते हैं, यहाँ आप सोते हैं, उस रूम को वह जलाने का उसका इरादा है। एंड यू विद इन, और उसमें आपको भी जलाने का उसका इरादा है। इफ़ ही फेल, यदि वो फेल हो गया अपने इरादों में, ऑफ दैट, अपने इरादों में, ही विल हैव अदर मीन्स टू कट यू ऑफ, तो वो आपको मारने के अन्य तरीके अपनाएगा, दूसरे तरीके। हियर्ड हिम, मैंने सुना था उसको चुपचाप, एंड हिज प्रैक्टिसेस, और उसके पर्पस, उसके इरादों को। दिस इज नो प्लेस, ये वो स्थान नहीं है। दिस हाउस इज बट ए बुचरी, तो ये हाउस तो केवल क्या है, एक कसाई खाना है, एक बूचड़ खाना है। अबोर, हिट, अबोर का मतलब होता है हेट करना, कि एक काम करो, नफरत करो इससे, फियर इट, डरो इससे, किससे, इस घर से, इस आदमी से। डू नॉट एंटर इट, और इस घर में प्रवेश मत करो। तो आपसे अगर कहे ना कि अबोर इट, फेयर इट, डू नॉट एंटर इट, किसने कहा ये बात, ये भी ध्यान रखने की बात है, अच्छा कोट है ये। अबोर इट, फेयर इट, डू नॉट एंटर इट, तो ये कहा था एडम ने। ये किसके संबंध में है, ये उस घर के संबंध में है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस पर ऑर्लैंडो कहता है, वाई, क्यों, विदर, कहाँ, एडम, वुडस्ट दाउ हैव मी टू गो, तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो एडम, मैं कहाँ जाऊँ। तो एडम कहता है, नो मैटर विदर, कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू कम नॉट दे हेयर, लेकिन तुम यहाँ मत आओ, कहीं जाओ पर यहाँ मत आओ। ऑर्लैंडो कहता है, वॉट, क्या, वुडस्ट दाउ हैव मी गो एंड बैग माई फूड, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और अपने भोजन के लिए भीख मांगू। और विद बेस, बेस का मतलब होता है निकृष्ट, दुष्ट। एंड ब्लो, एंड बोइस्ड रस्ट, बोइस्ड रस्ट का मतलब होता है दूसरों को डराने वाला। और तलवार, सोड का मतलब तलवार, तो दूसरों को डराने वाली तलवार, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, अपने भोजन के लिए भीख मांगू, या फिर किसी निकृष्ट, किसी दुष्ट तरीके से दूसरों को मैं अपनी तलवार से डराऊं, एनफोर्स करूं, उनको बाध्य करूं, उनको फोर्स करूं। ए थीविश लिविंग, लिविंग, एक चोरों की तरह मैं जिंदगी जीऊं ऑन ए कॉमन रोड, एक सामान्य रास्ते पर, ना, ये नहीं कर सकता मैं। दिस, ये, आई मस्ट डू, ये करूँ मैं, आई हैव टू डू, इसका मतलब ये मुझे करना पड़ेगा, क्या, कि मैं या तो जाऊं या भीख मांगू, या फिर तलवार के दर पर लोगों को बाध्य करूं, चोरों की तरह आम सड़कों पर घूमता फिरूं, लोगों को मार मूरने के डर, धमकी देकर उनसे पैसे छीनूं, ये मैं नहीं कर सकता। आई विल नॉट डू, मैं ऐसा नहीं करूंगा। डू हाउ आई कैन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, है ना। डू हाउ आई कैन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आई रादर, बजाय इसके तो, विल सब्जेक्ट, मैं रख लूंगा, मी, खुद को, टू द मैलिस, उस ईर्ष्या के, ऑफ द डाइवर्टेड, दुश्मन, ब्लड एंड ब्लडी ब्रदर, कौन है ये, ऑलिवर, कि बजाय इसके तो मैं अपने आप को अपने भाई का शिकार बनाना ज़्यादा पसंद करूंगा कि मैं दूसरे का शिकार करूं। कितनी गजब उसने बात कही है। याद रखना ये कोट इंपॉर्टेंट है, आई रादर से लेकर ब्लडी ब्रदर तक की बात किसने कही, ऑरलैंडो ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये। बट डू नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो मत। आई हैव 500 क्राउन्स, मेरे पास 500 सोने की मुद्राएं हैं। द थ्रिफ्टी, इसको मैंने कंजूसी करके, हायर, अपनी सैलरी में से, आई सेव्ड, बचाया था, अंडर योर फादर, जब मैं आपके पिता के अंडर काम करता था। विच आई डिज स्टोर, और ये पैसा मैंने क्यों स्टोर किया था, टू बी माई फोस्टर नर्स, ताकि मैं इसको अपने पालने वाली नर्स को दे सकूं। मतलब जब मैं बुढ़ापे में आ जाऊंगा तो मेरे पास क्या है, कोई आदमी तो है नहीं आगे पीछे रोने वाला, तो मेरी सेवा करेगा कौन। तो मैंने सोचा था इस पैसे को मैं अपनी फॉस्टर नर्स, अपनी आया को, पालने वाली को मैं क्या करूंगा, इसको दे दूंगा। तो आगे कहता है वो कि इसको मैं अपनी पालने वाली को दे दूंगा। व्हेन, जब, सर्विस शुड इन माय ओल्ड लिम्स, लिम्स का मतलब होता है अंग, बॉडी पार्ट्स, लाए, लेम, लेम का मतलब शांति भी होता है, लंगड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पर लंगड़ा है, क्या, कि जब मेरा शरीर लंगड़ा हो जाएगा मेरे अंगों की सेवा करने में, यानी जब मैं अपनी सेवा खुद नहीं कर पाऊंगा, तो इस पैसे को मैंने बचाया था ताकि वो नर्स जो कि मेरी सेवा करेगी उसको मैं इन पैसों को दे दूंगा। एंड अनरिगार्डेड, यानी विदाउट के, विद केयर, यानी जरूरत के साथ, एज इन कॉर्नर स्टोन, इसका मतलब जब विदाउट केयर, अनरिगार्डेड, बिना केयर के मुझे इस बुढ़ापे के कारण किसी कोने में फेंक दिया जाएगा, तब ये पैसा मेरे काम आएगा, इसलिए ये पैसा मैंने बचाया था। टेक दैट, इस पैसे को तुम ले लो। एंड ही कौन है यहाँ, ही कैपिटल में एच लिखा हुआ है, इसका मतलब ही गॉड को डिनोट करेगा, भगवान को डिनोट करेगा। एंड ही, और वो भगवान, दैट डॉथ द रेवंस फीड, जो कि कौओं को, रेवंस क्या होते हैं, कौए, जो कि कौओं को भोजन कराता है, या
प्रोवाइडिंग प्रोविडेंटली यानी काइंडली अच्छाई से, कैटर्स पेट भर देगा, फॉर द स्पैरो चिड़ियों का, मतलब वो भगवान जो कि कौओं का पेट भरता है, वो भगवान जो चिड़ियों का पेट भरता है। बी कम्फर्ट टू माई एज, वही मुझे सहारा देगा मेरे एज में, मेरे बुढ़ापे में। हेयर इज द गोल्ड, ये लो ये रहा सारा सोना, ऑल दिस आई गिव यू, ये सारा मैं तुमको देता हूँ। लेट मी बी योर सर्वेंट, मुझे अपना नौकर बना लो। दो हालांकि आई लुक ओल्ड, मैं बूढ़ा दिखता हूँ, येट आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड लस्टी, अब लस्टी का मतलब यहाँ वो नहीं है सेक्सुअल डिज़ायर वाला, यहाँ लस्टी का मतलब है एंथुजियाज्म, जोश, कि हालांकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझ में बहुत जोश भरा हुआ है। फोर बिकॉज इन माई यूथ, मैंने अपनी जवानी में, आई नेवर डिड अप्लाई, मैंने कभी भी नहीं लिया हॉट एंड रिबेलियस लिकर्स, गरम और रिबेलियस नुकसान पहुंचाने वाले लिकर्स इन माई ब्लड, मेरे खून में, यानी जब मैं जवान था तो मैंने किसी भी तरह से किसी वजह से नुकसानकारी शराब जैसे पदार्थ को अपने खून में नहीं मिलाया, यानी कभी मैंने लिक्वर यानी शराब नहीं पी। नॉर डिड नॉट नॉट विद अनबैशफुल, बैश का मतलब होता है शर्म, शर्म आ जाना, शर्म से भरा हुआ, और अनबैशफुल का मतलब बेशर्म। फोर हेड वू, वू का मतलब होता है किसी को शादी के लिए मनाना, ठीक है ना। ना ही मैंने किसी भी लड़की को शादी के लिए मनाया है, मतलब ना ही मैंने किसी भी तरह के सेक्सुअल डिजायर्स में अपने आप को इंक्लूड किया है, यानी ना तो मैंने शराब पी है अपनी जवानी में, ना ही मैंने सेक्स किया है। द मीन्स, वो चीज़ें ऑफ वीकनेस जो कि कमजोरी बने, एंड डेबिलिटी और जो किसी के पतन का कारण बने, वो सारी चीज़ मैंने नहीं की है। देयर फोर, इसलिए माई एज, मेरी जो बुढ़ापा है, इज़ ए लस्टी विंटर, ये एक ऐसी खुशगवार ऋतु जैसी है, फ्रॉस्टी, जिसके ऊपर कोहरा तो जम गया है बट काइंडली, लेकिन फिर भी वो क्या है, स्वीट है, मीठी है। लेट मी गो विद यू, मुझे अपने साथ आने दो। आई विल डू द सर्विस ऑफ ए यंगर मैन, मैं तुम्हारी एक, ऑफ ए का मतलब इस तरह से कर लीजिए दोस्तों इसको, लाइक ए है ना, की तरह, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा एक जवान युवक की तरह। इन ऑल योर बिजनेस, आपके सारे कामों में, एंड नेसेसिटीज, आपकी सारी ज़रूरतों में। तो ये बात कही है आपने एडम ने। इसके एडम के एक एक कोट को याद कर लीजिए, कहीं से भी सवाल बन सकता है। ऑरलैंडो बड़ा अच्छा लव महसूस करता है इसकी इस बात को सुनकर। ऑरलैंडो कहता है, ओ गुड ओल्ड मैन, अरे बूढ़े आदमी, हाउ वेल इन दी अपियर्स, अच्छाई तुम्हें कितनी अच्छी तरह से दिखाई देती है। द कांस्टेंट सर्विस ऑफ द कांस्टेंट सर्विस ऑफ द एंटिक वर्ल्ड, ये जो संसार की जो लगातार सर्विस है, जो कि चलती रहती है, वो तो चलती रहती है, लेकिन व्हेन सर्विस स्वेट्स, लेकिन जब सर्विस की जाती है पसीना बहाने के लिए, फॉर द ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, मतलब नॉट फॉर द मीड, मीड का मतलब होता है इनाम, प्राइज, पसीना बहाने के लिए की जाती है, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए की जाती है, इनाम प्राप्ति करने के लिए नहीं, तो ये सर्विस सबसे ज़्यादा शानदार होती है। दाउ आर्ट नॉट फॉर द फैशन ऑफ दीज टाइम्स, तुम आज के इस फैशन, इस चलन के लिए, आज के टाइम के लिए नहीं हो, क्योंकि आज का टाइम तो बदल गया है। कैसे कि वेयर नन विल स्वेट, जहाँ कोई भी आदमी पसीना नहीं बहाएगा, बट यानी एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर प्रमोशन, प्रमोशन के लिए, यानी जिसको प्रमोशन चाहिए वो तो पसीना बहाएगा, लेकिन जिसको प्रमोशन नहीं चाहिए वो पसीना नहीं बहाएगा। एंड हैविंग दैट, यानी कोई आदमी प्रमोशन प्राप्त कर भी ले तो डू चोक, तो वो खत्म कर देगा। चोक तो आपने मैकबेथ में भी पढ़ा होगा, जब शुरुआत हुई थी कि वो कहता है कि मैकबेथ और वो कैसे लड़ रहे हैं, कि वो ऐसे कर रहे हैं कि चोक कर रहे हैं, एक दूसरे को बाधा बन रहे हैं, मैकडोनल्ड वर्ल्ड के साथ, आपने उस समय पढ़ा होगा चोक वर्ड, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इस चीज को यहाँ पर कि भाई लोग क्या करते हैं, वेयर नन विल स्वेट, जहाँ कोई भी आदमी पसीना नहीं बहाएगा, बट फॉर प्रमोशन, सिवाय प्रमोशन के, एंड हैविंग दैट, और उस प्रमोशन को प्राप्त करके, डू चोक, रोक देगा, खत्म कर देगा, देयर सर्विस, उसकी सेवा को, यानी प्रमोशन मिलते ही काम करना बंद कर देगा। इवन विद द हैविंग, और यहाँ तक कि तुम तो प्राप्त करके भी, इट इज नॉट सो विद यू, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सेवा प्राप्त हो भी गई तुमको, तो तुम्हारा प्रमोशन मिल भी गया, लेकिन तुमने फिर भी अपनी सर्विस बंद नहीं की। कितने अच्छे आदमी हो तुम एडम। बट लेकिन पुअर ओल्ड मैन, दाओ, तुम, प्रूनेस्ट, प्रूनेस्ट का मतलब होता है प्रूनिंग करना, काट छाट करना, जो आपके मालिक पेड़ों की काट छाट करता है, कि तुम काट छाट कर रहे हो एक रोटन ट्री, एक सड़े हुए पेड़ की। देखिए दोस्तों, कौन है ये रोटन ट्री? ये रोटन ट्री ऑरलैंडो इस्तेमाल करता है खुद के लिए, कि मैं एक सड़ा हुआ पेड़ हूँ, और तुम एक सड़े हुए पेड़ के लिए क्या कर रहे हो, उसकी काट छाट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। दैट कैन नॉट सो मच एज ब्लूसम यील्ड। अब ब्लोसम का मतलब क्या होता है? ब्लोसम का मतलब होता है फूल, और यील्ड का मतलब होता है पैदा करना, किसी भी चीज को पैदा करना। इन लीव, लीव का मतलब होता है बदले में, ऑफ ऑल द पेन्स एंड हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब देखभाल,
लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि दैट कैन नॉट सो मच, कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता। एक फूल पैदा करने लायक भी मेरे पास शक्ति नहीं है बदले में तुमको तुम्हारे दर्द और तुम्हारी देखभाल के, कि मतलब तुम मेरी इतनी देखभाल कर रहे हो लेकिन मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे को इसका बदला कर सकूं, मैं तुमको बदले में एक फूल दे सकूं। मतलब फूल का मतलब तुम्हें सुख सुविधाएं दे सकूं, तुम्हारी देखभाल कर सकूं, तुम्हारे सेवा के बदले मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। बट लेकिन कम दाय भेज, तुम मेरे साथ आ सकते हो। वी विल गो अलॉन्ग टुगेदर, हम दोनों साथ साथ जाएंगे। एंड अर का मतलब बिफोर, इससे पहले कि वी हैव द यूथफुल वेजेस, इससे पहले कि स्पेंड, इससे पहले कि तुम्हारी जवानी की कमाई हम स्पेंड कर दें, ख़त्म कर दें, खर्च कर दें। वी विल लाइट, हम सर्च करेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे अपॉन सम सेटल लो कंटेंट, एक आजीविका। सेटल का मतलब एक आजीविका, एक धन प्राप्त करने का रास्ता, एक नौकरी। फॉर लो कंटेंट, जिससे हम क्या हो सके, कंटेंट हो सके, संतुष्ट हो सके। तो इससे पहले कि तुम्हारा पैसा खत्म हो हम एक नौकरी ढूंढ लेंगे जिससे कि हमें संतोष मिल जाएगा। इस पर एडम कहता है, मास्टर गो ऑन, चलो चलो, बिल्कुल चलते रहिए। एंड आई फॉलो दी, और आई फॉलो, आई विल फॉलो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। टू द लास्ट गैस, गैस का मतलब होता है श्वास, सांस जो हम ले रहे हैं अपने, विद ट्रूथ एंड लॉयल्टी, यानी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन के अंतिम श्वास तक मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। फॉर 17 ईयर्स, मैंने आपको शुरू में बताया था जब इसका ओवरव्यू दिया था कि 17 साल की उम्र में मैं यहाँ पर आया था। टिल नाउ ऑलमोस्ट 4 स्कोर, देखिए तो दोस्तों एक स्कोर में होते हैं 20 साल, तो 4 स्कोर में हो गया 80 साल का। तो आज मैं 80 साल का हो गया हूँ। हेयर लिव्ड, मैं यहाँ रह रहा हूँ, आए है ना, यहाँ मैं रहता हूँ 80 साल की उम्र तक। 17 साल का मैं यहाँ पर आया था आपके पिता की सेवा में, और आज 80 साल तक मैं यहीं पर रह रहा हूँ। बट लेकिन नाउ लिव हैव नो मोर, अब मैं यहाँ रह नहीं रह सकता। एट 17th ईयर्स, 17 साल की उम्र में, मैनी, मैनी का मतलब मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, देयर फॉर्च्यून सीक, सीक का मतलब तलाश करना, आजमाना। तो 17 साल की उम्र में तो कई सारे लोग अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करते हैं। बट लेकिन एट 4 स्कोर्स, लेकिन 80 साल की उम्र में इट इज़ टू लेट वीक, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने भाग्य को आजमाने के लिए। आगे कहता है, यट, हालांकि फॉर्च्यून कैन नॉट रिकम्पेंस, फॉर्च्यून जो है मेरी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, रिकम्पेंस मतलब क्षतिपूर्ति करना। बेटर, अच्छे तरीके से, देन, बजाय इसके, टू डाई वेल, कि मैं अच्छे से मर जाऊं। एंड नॉट माई मास्टर्स डेप्टर, कि ना कि मैं अपने मालिक का क्या बन जाऊं, कर्जदार बनूं, ऋणी बनूं। तो कहने का मतलब है उसकी इच्छा ये है कि भगवान करे मैं अच्छे से मर जाऊं, बजाय इसके कि मैं अपने मालिक का कर्जदार बनूं। तो आपकी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कर्जदार वाली बात ये किसने कही। तो ये था आपका पूरा की पूरा एक्ट 2 का सीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सीन 4 थोड़ा लंबा है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद सीन 5 और 6 की एक वीडियो बनाएंगे, और सीन 7 की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिर सीन 7 वापस आपका लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि एज यू लाइक इट के एक्ट 1 के कितने सीन हैं, तो वो हैं सीन 3। एक्ट 2 में कितने सीन हैं, 7। तो थोड़ा सा अगर वीडियोस को माइंड में रखेंगे ना, कि पहले में 3 वीडियोस देखी, दूसरे में हमने 4 वीडियोस देखी, कैसे कि 1 2 3 तो एक में थे, फिर 3 4 एक में थे, तो 1 2 फिर 4 5 एक में थे, फिर इस तरह से आप अगर ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा आपका काम इजी हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए, किसी और चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी फुलफिल करने की। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।